हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। लास्ट टॉपिक हम लोग क्या ख़त्म कर चुके थे, मौर्य काल। मौर्य काल हमारा पूरा ख़त्म हो गया था, है ना। एक फैक्ट रह गया था जिसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। अशोक के बारे में एक फैक्ट था कि अशोक जब छोटे थे, मतलब बिंदुसार का शासन था, है ना। बिंदुसार कौन थे? अशोक के पिता। इनका शासन था। तो उस टाइम अशोक थे आपके उज्जैन, जिसको बोला जाता था उज्जैनी, है ना, यहाँ के गवर्नर। तो पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि अशोक कहाँ के गवर्नर थे शासक बनने से पहले? तो उज्जैनी के। और इनको भेजा गया था कहाँ पे? तक्षशिला। तक्षशिला में विद्रोह हो गया था, तो इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने इनको भेजा था तक्षशिला। तो ये कुछ फैक्ट्स याद करके रखिएगा, ये आ जाते हैं डायरेक्ट। अगला वंश हम बात कर लेते हैं, शुंग वंश की बात हो रही है। जब आपका मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, इसकी हत्या, ये कमजोर शासक था, इसकी हत्या करेगा कौन? इनका सेनापति पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग इनका सेनापति रहता है, ब्राह्मण वंशी रहता है। मौर्यों के बारे में बताया, कुछ लोग इनको शुद्ध बोलते थे जैसे मुद्दा राक्षस में। अब और मौर्य ये लोग बौद्ध धर्म के ज़्यादा अनुयायी रहते हैं, खासतौर से अशोक। बहुत बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार होता है, कर्मकांड, पूजा पाठ, दान दक्षिणा ये बंद करा देते हैं, खुद देते हैं, बात अलग है। तो इससे क्या होता है, ब्राह्मण, एक रीजन बताया जाता है कि इस वंश के पतन का वन ऑफ द रीजन है कि ब्राह्मण इस वंश से क्या हो गए थे? रुष्ट हो गए थे। तो फिर एक ब्राह्मण ही क्या करता है? इनकी हत्या कर देता है, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। और भी अनेक कारण हैं जिनका बात मेंस के लिए है जो इम्पोर्टेंट, कि और भी रीजन है, ये एक रीजन नहीं था ब्राह्मण रुष्ट होना, क्योंकि अयोग्य शासक थे, अर्थव्यवस्था कमजोर होना। तो इनके पतन का मेन कारण और भी थे। अब आ जाते हैं पुष्यमित्र शुंग पर। सेनापति रहता है, मैं बता चुका, बृहद्रथ की हत्या करेगा और गद्दी पे बैठ जाएगा। अब इसके समय के कुछ काल जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहले तो इसकी उपाधि हो जाती है, सेनापति की इसने उपाधि धारण की थी। यवन आक्रमण किसने विफल किया था? ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है। तो प्रथम यवन आक्रमण इसके काल में होता है। यवन कौन थे? हिंद यवन। हिंद यवन बाद में इनको बोलेंगे, क्योंकि ये यहाँ आके यहीं के रह जाते हैं। खासतौर से ये लोग ग्रीस से आए थे, ग्रीस या यमन, है ना। तो यूनानी थे, खासतौर से यूनानी। तो इनका आक्रमण होता है। तो हिंद यमन आक्रमण कौन विफल करेगा? पुष्यमित्र शुंग। पतंजलि की सहायता से इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, जिसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अयोध्या अभिलेख। यूपीपीसीएस का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, अयोध्या अभिलेख किसके बारे में जानकारी देता है? तो अयोध्या अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। पुष्यमित्र शुंग के बारे में यह अभिलेख है। राजधानी इसने क्या की थी? विदिशा स्थानांतरित कर दी थी। 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया था। कैसे? जैसे मैंने बताया कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ज़्यादा हो गया था इसके पहले के शासन में, तो इसने ब्राह्मण धर्म की पुनः स्थापना का प्रयास किया और 84,000 स्तूपों को नष्ट किया। बाद में इसने 2 स्तूपों का पुनरुद्धार भी कराया है, सांची और भरहुत। ईंटों के बने हुए थे, इनको पत्थरों का बनवाया, प्लस इनके चारों ओर वेदिका का निर्माण कराया पत्थरों की। तो ये काम भी कराया, ठीक है। फिर मनुस्मृति की रचना इसी के काल में हुई है, जो हम लोग पढ़ते हैं मनु, तो मनुस्मृति की रचना भी इसके काल में हुई है। यूनानी राजदूत था हेलियोडोरस, ये यूनान का राजदूत था। इसने क्या किया था? जब ये भागवत धर्म, एक्चुअली इसके धर्म को बोला जाता था भागवत धर्म, किसको? पुष्यमित्र शुंग के। तो इसने क्या किया था? गरुण स्तंभ की स्थापना कराई थी, जो कि भागवत धर्म से ही संबंधित था। तो यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुण स्तंभ की स्थापना कराई थी इसके प्रभाव में आके। फिर अगला, इसके अंतिम शासक। अब ये छोटा सा वंश था, बहुत ज़्यादा इसका वो नहीं था, तो इतनी बात करते हैं इनके में, इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। इसका अंतिम शासक था देवभूति, जिसकी हत्या करके वासुदेव करके एक सेनापति ही था इनका, उसकी हत्या करेगा, वो रखेगा कर्ण वंश की स्थापना। ये भी एक ब्राह्मण वंशी था। कर्ण वंश की कुछ नहीं है, इनका आखिरी शासक की पूछते हैं, और इसके बाद किस वंश की स्थापना हुई उसकी चर्चा होती। तो सिंपल सा है, अंतिम शासक इनका था सुशर्मन। सिमुक ने हत्या की। सिमुक कौन था? आंध्र सातवाहन वंश। अब ये बहुत बड़ा वंश फिर से आने वाला है, आंध्र सातवाहन वंश।
सातवाहन वंश। तो इसने क्या किया, सिमुक ने हत्या करके आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। अब इसका राज्य क्या था, दक्कन, महाराष्ट्र प्लस कर्नाटक। सातवाहन का जो राज्य क्षेत्र था महाराष्ट्र प्लस कर्नाटक, ठीक है। एक कर्ण वंश हो गया। अब हम लोग सीधा आ जाते हैं आंध्र सातवाहन वंश। तो ये मौर्योत्तर काल है ना, मौर्योत्तर काल को बोला जाता है अंधकार युग। अंधकार युग किन्होंने बोला इसको, दो प्रकार के, भारत में दो प्रकार के इतिहासकार हुए या इतिहास लेखक हुए। पहले जो थे राष्ट्रवादी, दूसरे थे मार्क्सवादी। मार्क्सवादी बाद में आए, जैसे रोमला थापर हुई, फेयर सर्विस हुए, मार्क्सवादी हुए। राष्ट्रवादी इतिहासकार जो थे उन्होंने क्या किया कि एक प्रतिक्रियावादी इतिहास लेखन किया। कैसे प्रतिक्रिया, इनके पहले जो थे वो थे प्राच्यवादी या आंग्लवादी, या जिसको बोलते हैं साम्राज्यवादी। उन्होंने क्या किया, भारतीय धर्म, संस्कृति, समाज की बहुत आलोचना की, इसको निकृष्ट बताया। अब इनकी प्रतिक्रिया स्वरूप राष्ट्रवादी इतिहासकार आए। इन्होंने अपने राष्ट्रवाद के बारे में बहुत लिखा कि हमारा राष्ट्र जो प्राचीन काल था बहुत ही गर्मामय था। तो उन्होंने केवल प्राचीन काल की बड़ाई की, जो अच्छे अच्छे स्ट्रॉन्ग राजा थे उनके बारे में। जब इन्होंने उनकी बड़ाई की तो इन्होंने क्या देखा, मौर्योत्तर काल में कोई भी बड़ा राजा, बड़ा साम्राज्य नहीं हुआ है ना। बड़ा साम्राज्य का अभाव था, छिटपिट छोटे छोटे साम्राज्यों में पूरा डिवाइडेड था। इसलिए इन्होंने इस राज्य के आधार पर इसको क्या बोल दिया, अंधकार का युग था। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। ये किसी युग के बारे में, उसकी उपलब्धियों के बारे में किन किन बेस पे होता है, सांस्कृतिक उपलब्धियां देखते हैं, इसके बाद नगरीकरण देखते हैं, अर्थव्यवस्था देखते हैं। तो इन सब चीज़ों में ये मौर्योत्तर काल जो था बहुत आगे था। इसकी चर्चा हम लोग अभी करेंगे आगे चल के, है ना। तृतीय नगरीकरण की अवस्था इसी काल में आएगी। तो ऐसा नहीं, बाद के जो मार्क्सवादी लेखक होंगे वो इसको अंधकार का युग मानने से इनकार कर देंगे और बोलेंगे कि ये युग तो सबसे अच्छा युग था। तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी जो छोटे छोटे राजवंश हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो एक आंध्र सातवाहन वंश, ये उस टाइम सबसे बड़ा यही वंश था। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश उस टाइम बना नहीं था, तो मेनली कर्नाटका का क्षेत्र था। जैसा मैंने बताया कि आंध्र प्रदेश क्या है, बाद में बना है 1953 में। कब बना, जब पोट्टी श्री रामुलु करके एक व्यक्ति थे, कांग्रेसी थे। तो ये भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की बात कर रहे थे। इसके लिए आमरण अनशन पर बैठ गए थे। 53 डेज का इन्होंने अनशन किया था और इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू को विवश होकर आंध्र सातवाहन वंश, आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की स्थापना कैसे हुई बता दिया मैंने। ये तो बिल्कुल आधुनिक भारत के लास्ट का है, स्वतंत्रता के बाद का, लेकिन अभी आप कनेक्ट कर पाओगे। अब इनके द्वारा शासित राज्य को क्या बोला गया, दक्षिणापथ। दो प्रकार के राज्य थे, एक उत्तरापथ, एक दक्षिणापथ। उत्तरापथ मैंने बताया कि एक मार्ग था आपका जो बंगाल से आता था, ताम्रलिप्ति से शुरू होता था और तक्षशिला तक जाता था। बंगाल से जो आपका जीटी रोड है वो समझो ताम्रलिप्ति या उत्तरापथ ही था। पंजाब तक जाता है आज भी जीटी रोड बंगाल से, तो वही। तो इनके बारे में, अब इनके राजा शासकों के बारे में बात कर लेते हैं। पहला शासक था इनका सातकर्णी। सातकर्णी क्या था, दक्षिणापथ का स्वामी बोला जाता था इसको, पूरा दक्षिणापथ पे इसका अधिकार था। रानी नैनिका और नाना घाट, रानी नैनिका के नाम पे इसने एक अभिलेख का निर्माण कराया था जिसको नाम था नाना घाट का अभिलेख, उसको खुदवाया था। उससे इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसी अभिलेख में उल्लेख है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ और 2 राजसूय यज्ञ कराए थे। अब इस अभिलेख का जरूर ध्यान रखना कि किससे संबंधित है। नाना घाट अभिलेख में बौद्धों को भूमिदान का उल्लेख है। बौद्धों साथ में आगे चल के ब्राह्मणों को भी इसने क्या किया था, भूमिदान दी थी। और यहीं से एक नई चीज़ की अवधारणा आएगी, जब बौद्धों और ब्राह्मणों को भूमिदान देगा तो भूमि क्या होगी, लोग भूमि को, जो बंजर भूमि थी उसको उपजाऊ बनाएंगे, उस पर कृषि प्रारंभ होगी। मतलब कृषि क्षेत्र में विस्तार होगा, कृषि अधिशेष उत्पन्न होगा, लोग फिर शिल्पों में जाएंगे, व्यापार में भी जाएंगे। तो एक चीज़ तो ये फायदा हुई। दूसरी चीज़, जब भूमि की अवधारणा और बड़े पैमाने पे आ गई तो यहाँ से सामंती प्रथा का क्या होगा, शुरुआत हो जाएगी। सामंतवाद की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, सातवाहन वंश से। हाल नामक प्रसिद्ध विद्वान
इसके दरबार में था, जिसने गाथा सप्तशती लिखी है। तो ये पुस्तक का नाम भी आप लोग लिख लीजिएगा। हॉल नामक विद्वान था जिसने गाथा सप्तशती लिखी है, वो इसके ही दरबार में था। दूसरा शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये सबसे महान शासक था, सबसे बलवान। सातवाहन वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित किया था इसने, जो बौद्ध धर्म में, और उसके बाद वर्ण व्यवस्था का जो क्षय हो गया था, इसने फिर से पुनः उसकी स्थापना की। शीशे तथा पोटीन के सिक्के चलाए। ये समझ लो कि जो तुम्हारा सातकर्णी या सातवाहन काल था, सबसे ज़्यादा अलग अलग धातुओं के सिक्के इसी के काल में चलाए गए थे, इन लोगों के काल में, सातवाहन वंश में। सर्वाधिक धातु सिक्के सातवाहन काल के। मूर्ति निर्माण की अमरावती शैली का विकास इसी के काल में हुआ। ये तीनों शैलियों की चर्चा हम लोग बड़े विस्तार से करेंगे। एक गांधार शैली हो गई, क्या थी, कैसे बनते थे, क्या इसकी विशेषताएं थी। दूसरी किसने संरक्षण दिया, दूसरी आपकी मथुरा, और तीसरी सातवाहन वंश की थी, कौन सी, अमरावती। तो सातवाहनों ने किसको संरक्षण दिया था, अमरावती शैली को। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, गांधार और मथुरा को संरक्षण आगे चल के देगा कुषाण। इसके बारे में भी हम लोग इसी काल में पढ़ेंगे, मौर्योत्तर काल में। अब आ जाते हैं बैक्ट्रियन और यूनानी राज्यों की स्थापना। तो बताए बैक्ट्रिया प्रदेश आपका था मध्य एशिया, और यूनानी था, यूनान मतलब ग्रीस। ये राज्यों की अब स्थापना शुरू हो जाएगी। यहाँ से शासक आएंगे, इंडिया के पश्चिम भाग पे धीमे से कब्जा करेंगे, फिर धीमे धीमे अंदर घुसेंगे। अब इसमें चार डायरेक्ट एक ऑर्डर पूछ लिया जाता है कि पहले कौन कौन आया, तो सुन लीजिए। हिंद यवन सबसे पहले आएंगे, फिर शक आएंगे, फिर पहलव आएंगे, और फिर आएगा कुषाण। कुषाण अंतिम जो होंगे विदेशी शासक होंगे जो आएंगे यहाँ पे। इसका सबसे महान शासक आप लोग को पता है कनिष्क था, है ना, जिसके शासनकाल में आखिरी बौद्ध संगीति होगी, फोर्थ संगीति किसके काल में होगी, कनिष्क के काल में। तो पहले हम लोग इसका पहला जो था ना यवन आक्रमण किसके काल में हुआ था, डेमेट्रियस करके एक शासक था, उसके काल में पहला यवन आक्रमण होगा। फिर दूसरा शासक आएगा। अब जिसके बारे में जितना इम्पोर्टेंट है मैं उतना ही बता रहा हूँ, बाकी फालतू का आप लोग की कॉपी या किताब भराने का कोई मतलब नहीं है ना। दूसरा शासक था मिनांडर। मिनांडर, इसको मिलिंद भी बोला जाता था, हिंदुस्तानी नाम रख लिया था इसने यहाँ आने के बाद। इसका शासनकाल था 160 से 120 BC। अभी भी ईसा पूर्व में ही हम लोग। भारत आने के बाद इसने क्या किया था, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। एक बौद्ध विद्वान थे भिक्षु नागसेन, तो इसने क्या किया था, उनसे वाद विवाद किया था। इसने प्रश्न पूछे थे, उन्होंने उत्तर दिए थे, और ये उस पर एक ग्रंथ लिख दिया गया था जिसको बोलते हैं मिलिंद पन्नो। तो जो मिलिंद पन्नो ग्रंथ था बौद्ध धर्म से संबंधित है। भिक्षु नागसेन और मिनांडर के बीच में उसमें क्या हुआ था, वाद विवाद हुआ था, प्रश्नोत्तर हुए थे, ठीक है। फिर जैसे मैंने बताया ये आपके हो गए कौन, हिंद यवन। दूसरी जनजाति थी आपकी शक और सीथियन जनजाति। एक्चुअली इनकी 5 शाखाएं थी, ये बहुत ही बर्बर जनजाति थी शक। 5 इनकी शाखाएं थी अलग अलग। हम लोग उनकी बात करेंगे या उस शासक की बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में पूछा जाता है। तो इसकी जो शाखा थी आपकी मालवा वाली शाखा, मालवा गुजरात वाली शाखा, वहाँ पे शासक था आपका रुद्रदामन। रुद्रदामन बहुत फेमस है, इसके बारे में पहले से पढ़ते आ रहे। इसका गिरनार अभिलेख की चर्चा हर जगह होती है। तो रुद्रदामन, इसका शासनकाल अब AD में आ गए, 130 से 150 AD में इसका शासनकाल था। सबसे शक्तिशाली राजा था ये उस टाइम का, है ना। दूसरा जूनागढ़ अभिलेख, इसने क्या संस्कृत भाषा में लिखा है। जूनागढ़ अभिलेख अगर प्रथम अभिलेख जो संस्कृत भाषा में है उसका नाम होगा जूनागढ़ अभिलेख। सुदर्शन झील की मरम्मत भी इसने कराई थी, किसने, रुद्रदामन। तो सुदर्शन झील के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाता हूँ। तो ये है ना, जो फैक्ट आपके उधर छूट गए ना, वो इधर बीच में जहाँ से भी लिंकअप होगा मैं कवर कराता जाऊँगा। बस यही है कि आपको सारे वीडियोज बहुत ध्यान से देखने पड़ेंगे। सुदर्शन झील का निर्माण कराएगा चंद्रगुप्त मौर्य। इसका एक गवर्नर रहता है गुजरात का, जिसका नाम होता है पुष्यगुप्त वैश्य। पुष्यगुप्त वैश्य, उसके माध्यम से ये क्या कराएगा, सुदर्शन झील का निर्माण कराएगा। अब ये इसको क्यों बनाया, लोकल आदमी को गवर्नर क्यों बनाया, इसके बारे में चर्चा होगी। तो ये मेंस जो ऑप्शनल वाले हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब पूछा जाएगा कि मौर्य काल
जो व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था, वो केंद्रीकृत थी कि विकेंद्रीकृत। तो ये विकेंद्रीकृत व्यवस्था का एक उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि पुष्यगुप्त वैश्य स्थानीय लोग में से इन्होंने गवर्नर बनाया था, और गवर्नर राज्य का प्रमुख होता था। ठीक है, अब ये पुष्यगुप्त वैश्य की मदद से क्या चंद्रगुप्त मौर्य इसका निर्माण कराएगा। आगे चल के इसके स्कंदगुप्त जो होंगे, जिसको बोला जाता है शक्रादित्य, वो इसकी मरम्मत कराएगा। फिर आगे चल के रुद्रदामन भी कराएंगे, उसके पहले अशोक भी इसकी मरम्मत कराएंगे। इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी। ठीक, अब आगे आ जाते पहलव। तीसरा वंश मैंने बताया था, पहला हिंदेवन, दूसरा शक, तीसरा पहलव। पहलव इनकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला। और गोंडोफर्नीज, इसी पहलव वंश का एक शासक था गोंडोफर्नीज। इनके बारे में एक ही फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका शासनकाल था 19 AD से 45 AD। अब ये कैसे बता रहे हैं कि ये आखिरी जो इम्पोर्टेंट शासक है, तो AD आपके आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन हम उस ऑर्डर में पढ़ा रहे हैं कि विदेशी हैं तो पहले सारे विदेशी पढ़ाना। ठीक है, तो गोंडोफर्नीज जो था, इसके काल में सेंट टॉमस या सेंट थॉमस आए थे। ईसाई मिशनरी का पहला दल था ये जो भारत आया था। तो सेंट टॉमस को याद रखना, गोंडोफर्नीज को याद रखना। अब आ जाते हैं जो आखिरी वंश आया था, उसका नाम था क्या, कुषाण, कुषाण वंश। ठीक है, इनके बारे में जान लो क्या है। ये पहली चीज तो ये चीन से आए थे ये लोग। चीन के कौन से थे, यूचिया तोखारी, यूचिया तोखारी नामक जनजाति से इनका संबंध था। अब इनके शासकों के बारे में जान लेते हैं। पहला शासक था इनका कुजुल कडफिसस। टोटल 3 मेन इंपॉर्टेंट शासक हैं, तो पहले के बारे में जान लो। कुजुल कडफिसस था, कुषाण वंश का संस्थापक था, बौद्ध धर्म को मानता था। एक्चुअली कुषाण जितने भी हैं वो बौद्ध धर्म को मानेंगे, आगे चल के पाल भी आएंगे वो भी बौद्ध धर्म को मानेंगे। तांबे की मुद्राएं इसके काल की मिलती हैं। ठीक है, अब अगला शासक आ जाता है भीम कडफिसस, दूसरा शासक। इसके बारे में एक फैक्ट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो मैं अभी हाईलाइट करूँगा। शैव धर्म को ही मानता था भीम कडफिसस। पंजाब तथा गंगा घाटी तक इसका साम्राज्य विस्तार था। मैंने घाटियाँ आपको बता दी थी कि पंजाब किधर है इंडिया में और गंगा घाटी किधर है, तो इसका साम्राज्य विस्तार एक लंबा चौड़ा साम्राज्य विस्तार था। ठीक है, दूसरा ये वाला फैक्ट जो था, सोने के सर्वाधिक सिक्के किसके शासनकाल में चलाए गए, तो यही बंदा था जिसका नाम था भीम कडफिसस। महाराज तथा राजाधिराज की इसने क्या ली थी, उपाधियाँ ली थी, महाराज की और राजाधिराज की। ठीक है, तो उपाधियाँ जरूर याद रखनी है। जैसे पुष्यमित्र शुंग ने सेनापति की उपाधि ली थी। सिक्कों पर इसने क्या, नंदी और शिवलिंग तथा त्रिशूल, मतलब शिव का भक्त था। ठीक है, शैव धर्म को मैंने लिख लिया, तो नंदी, शिवलिंग या त्रिशूल तीनों शैव धर्म से ही जुड़े हुए हैं। तो सिक्कों पे इनके क्या चित्र अंकित रहते थे। आखिरी और जो सबसे इम्पोर्टेंट शासक है उसका नाम है कनिष्क। इसके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, कुंडल वन में। जब बौद्ध संगीति बौद्ध धर्म कराऊंगा तो सारी संगीतियाँ फिर से कराऊंगा, अभी तो ये बार बार रिपीट होगा तो आपको याद भी हो जाएगा, है ना। तो चलो 78 AD में क्या किया, 78 AD के आसपास ही इसने क्या शासन इसका स्थापित भी हुआ था। और इसी में काल में इसने क्या किया, शक संवत शुरू कराया था। ठीक है, आज भी भारत का जो ऑफिशियल पंचांग है वो शक संवत ही मानते हैं। जो गवर्नमेंट है अपने राजपत्र में जो जारी करती है वो शक संवत के हिसाब से सन देती है। तो याद रखो 78 AD में शुरू हुआ था। एक और क्वेश्चन पूछ देते हैं कि विक्रम संवत कब शुरू हुआ था, तो ये BC में, बिफोर क्राइस्ट, विक्रम संवत। विक्रमादित्य करके एक राजा थे, ये वो वाले विक्रमादित्य नहीं है, ये विक्रमादित्य थे आपके उज्जैन के राजा, अवंती के। तो इन्होंने क्या किया था, विजय प्राप्त की थी। तो उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किया था, विक्रम संवत, हूणों को पराजित किया था एक्चुअली। तो इन्होंने विक्रम संवत शुरू किया था। एक तो शक और विक्रम संवत के बीच का गैप पूछ लेते हैं, तो ये 135 वर्ष होता है टोटल, तो ये भी याद रखना। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, कुंडल वन में, बता चुका हूँ। तीनों पिटक पर टीका महाविवास किसने लिखी थी, वसुमित्र ने। तो तीनों पिटक कौन से थे, सूत्र पिटक, बुद्ध की शिक्षाएं इसमें, विनय पिटक, बौद्ध धर्म के नियम है इसमें, और अभिधम्म पिटक। इसमें क्या है, तत्वमीमांसा। तो इन तीनों पिटकों पर वसुमित्र करके एक विद्वान थे जो चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष भी रहेंगे। इन्होंने क्या टीका लिखी थी। ठीक है,
अब आ जाते हैं कला शैली का विकास हुआ था, मैंने बताया था गांधार और मथुरा। कला शैली का विकास किसके काल में हुआ? इन्हीं के काल में। सिल्क रूट था एक, चाइना से जो चीन था, इंडिया से ठीक है, ये चाइना है यहाँ ऊपर। तो अभी भी अपन लोग बात करते हैं रेशम मार्ग या सिल्क रूट या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की, तो चीन बहुत पहले से यहाँ पर रह के उसने एक रूट बना रखा था जो ऐसे जाके मध्य एशिया जाते हुए यूरोप जाता था। तो इसने क्या किया था, उत्तरापथ से भी ये मिलता था। तो यहाँ से चाइना में सबसे ज़्यादा रेशम होता था। रेशम ये यूरोप को क्या करते थे, सप्लाई करते थे। अभी बीपीएससी में 67 में विवाद चल रहा है इस क्वेश्चन पे कि जो आपका व्यापार है रोम से, रोम मेनली था यूरोप में, रोम ही इटली में जो था वो सबसे फेमस साम्राज्य था, वहीं से ही अधिकतर जो शासक थे उनका व्यापार चलता था। तो रेशम मार्ग ये रेशम भेजता था सिल्क रूट से रोम, चीन। और लेकिन इसने क्या किया, उत्तरापथ पे अधिकार कर लिया और सिल्क रूट पे भी पूरा अधिकार कर लिया। तो ये क्या करता था, चीन से पहले रेशम अपने यहाँ मंगाता था, इसके बाद यहाँ से रेशम जाती थी रोम, तो बीच में टैक्स लगता था उसका। इसीलिए ये कि किसके साथ व्यापार था, तो ये तो क्लियर है कि कुषाणों के साथ रोम का व्यापार था। ठीक है, तो सिल्क मार्ग पे इसका अधिकार था, बता चुका हूँ मैं सिल्क मार्ग क्या था। अब अगला आते हैं, सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के इसी के काल में, मतलब एक बिम कटफिशस के बारे में मैंने बात की थी, उसके में क्या था, सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के, वो मात्रा थी, ये क्वालिटी है वो क्वांटिटी थी। इसमें सबसे ज़्यादा शुद्ध स्वर्ण सिक्के इसी के काल के थे। पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके प्रसिद्ध विद्वान, इसने क्या किया, पेशावर में था एक्चुअली, इसकी राजधानी क्या थी, पेशावर। तो ये क्या करेगा, पाटलिपुत्र पर आक्रमण करेगा, और प्रसिद्ध विद्वान था अश्वघोष उनके दरबार में, उनको क्या करेगा, उनको साथ में ले आएगा, और बुद्ध का भिक्षा पात्र भी ये क्या करेगा, पेशावर ले जाएगा। अश्वघोष ने 3 बुकें लिखी हैं, बुद्ध चरित, सौंदरानंद, एक है सारिपुत्र प्रकरण, है ना, सारिपुत्र प्रकरण, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, अब इसके दरबार में देखो कौन कौन प्रसिद्ध विद्वान थे, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है। नागार्जुन थे, वसुमित्र थे, उनके बारे में चर्चा हो चुकी है, और चरक, ये शल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। तो ये लोग कहाँ थे, इनके दरबार में थे, डायरेक्ट आ जाता है चरक किसके दरबार में थे, वसुमित्र, नागार्जुन। अब मौर्योत्तरकालीन प्रशासन की थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। समाज मैंने बोला है कि वर्ण व्यवस्था की नींव तो आपकी डल गई थी, उत्तर भारत जो उत्तर वैदिक काल है उसमें वर्ण व्यवस्था जन्मजात बन गया था, तो आगे तो चल रही है, तो 4 वर्णों में विभाजित हो गया था, और वर्ण आगे चल के जातियों में भी विभाजित हो चुका था। दास प्रथा प्रचलित थी। वर्ण संकर की व्यवस्था, वर्ण संकर क्या होता है, क्या हुआ था कि जो यूनानी आए थे, यूनानी बैक्टीरियन जो भी विदेशी आए थे, अब वो आके यहाँ राज्य करने लगे। तो भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है कि विदेशी संस्कृतियों को अपने में क्या किया, आत्मसात। तो यहाँ पे वर्ण व्यवस्था चल रही है, अब उनको क्या करना है, यहाँ पे अपने इसमें मिलाना है। तो इन लोगों को ब्रात्य क्षत्रिय का दर्जा दिया कि जो निचले होते हैं क्षत्रिय, निम्न कोटि के क्षत्रियों का दर्जा देके भारतीय वर्ण व्यवस्था में शामिल कर लिया। इसी को ही बोलते हैं वर्ण संकर। इससे कई अनेक नई जातियों का उदय हुआ। वैश्यों तथा शूद्रों की स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे सुधार हो जाएगा, क्योंकि कृषि भूमि बढ़ जाएगी, कृषि होने लगेगी, और शूद्र और वैश्य दोनों कृषि कार्यों से जुड़ जाएंगे, तो इनकी आर्थिक स्थिति प्लस इनकी जो वर्णगत स्थिति है उसमें क्या होगा, सुधार होगा, है ना। आगे चल के धार्मिक, इस टाइम पे उदारता बहुत थी, बहुत ही उदार धर्म। देखो चीन से आया है इंसान, यहाँ आके उसने हिंदू धर्म अपना लिया। आपका मिनांडर आएगा, वो क्या करेगा, बौद्ध धर्म अपना लेगा। तो उदार धर्म था। यूनानियों को मैंने बोला है अभी, ब्रात्य क्षत्रिय का दर्जा दिया। भक्ति नामक, यहीं से ही भक्ति नामक नई विचारधारा का उदय होगा। पहले क्या हो रहा था, स्तुति तथा यज्ञ। पहले ये होता था कि यज्ञ के द्वारा ही आपको भगवान की प्राप्ति हो सकती है, स्तुति करो। आगे नई विचारधारा आ जाएगी कि भक्ति नामक एक मार्ग भी होता है जिसके द्वारा क्या होगा, भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में क्या होगा, यहाँ से एक अवधारणा आ जाएगी। अभी तक भूमि पे स्वामित्व,
जो होता था वो सार्वजनिक एक साथ मिलकर स्वामित्व होता था गांव के गांव का। यहाँ से अवधारणा जागेगी कि भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार की अवधारणा जागेगी और बड़े पैमाने पर मैंने बताया ये मौर्योत्तर काल में बड़े पैमाने पर भूमि दान दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, सामंतवाद आगे चल के सामंती प्रथा का भी क्या होगा, उदय होगा। इस प्रकार से ये आपका मौर्योत्तर काल खत्म होता है। जो भी जिसको और ज़्यादा डिटेल में चाहिए या कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है वो एक्चुअली कमेंट में या टेलीग्राम पर, टेलीग्राम GS रिवॉल्यूशन करके टेलीग्राम चैनल है, हर वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी रहती है, आप लोग उससे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। जिसको भी जो टॉपिक बीच में लगता है कि ये हमारा क्वेश्चन इस टॉपिक से छूट गया था, नहीं आया था, आप वहाँ कमेंट में डालिए, हम उसके बारे में एक स्पेसिफिक और जानकारी ऐड करके आपको देंगे। प्लस जो मैथ्स वाले हैं जिनको और ज़्यादा डिटेल में चाहिए वो आके बताएं। एक्चुअली मैंने माइंड मैप तो आपका बनवा ही दिया, कैसे पढ़ना है किसी टॉपिक को और हर टॉपिक में क्या है, आगे क्या चले जाए। दास प्रथा है तो मैंने बताई दी कि दास प्रथा आगे चल के बढ़ती जाएगी। आपका वर्ण व्यवस्था मैंने बता दिया कि वर्ण की स्थापना हो चुकी है, जन्मजात हो गए तो वर्ण व्यवस्था बननी है। महिलाओं की स्थिति में लगातार गिरावट आएगी, यहाँ चल के शूद्रों की स्थिति में थोड़ी सी सुधार हुआ तो वो आप लिख सकते। तो इस तरीके से माइंड मैप बना के रखो। जितनी चीज़ें बता रहे हैं मिनिमम, जो भी टॉपर्स होते हैं चाहे वो मेंस के चाहे UPSC के, वो क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स बना के रखते हैं, उनके 30 से 40 पेज में आ जाता है। ये तो हम फिर भी आपको 90 से 100 पेज दे रहे हैं और इसमें सारा माइंड मैप है आपका, चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो, और जानकारी मौखिक इतनी ज़्यादा दे ही दे रहे हैं कि आप सब क्वेश्चन लिख सकते हो। तो अच्छे से पढ़ो, आगे वीडियो फॉरवर्ड करो, सब्सक्राइब खुद करो और जो भी आपके परिचित हैं उनको भी कराओ, जिससे कि चैनल पर कुछ ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़े तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगे, है ना, जो टाइम दे रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।